बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो चीज़ हमने देखनी है वो है स्ट्रक्चर्स कॉमन इन अ प्लांट एंड एनिमल सेल। आखिरी वीडियो में हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें 3 चीज़ हमने कर ली थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी आती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ें प्लांट सेल में भी आती हैं और एनिमल सेल में भी आती हैं, मगर इन 3 चीज़ों के अलावा भी 3 और चीज़ें भी हैं, जो आपको प्लांट सेल में भी मिलेंगी और एनिमल सेल में भी मिलेंगी। इनमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन तीनों को जो है इस वीडियो में हमने देखना है। तो अब आए थे जी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को ना जी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसके अलावा ना अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में एक दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें आउटर वाला जो है ना बड़ा आपको नजर आ रहा है स्मूथ मेम्ब्रेन है, जबकि इनर वाले में डिफरेंट फोल्डिंग्स हैं। ये फोल्डिंग्स क्यों है? ये फोल्डिंग्स इसी तरह की जिस तरह एक चादर होती है ना, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम फोल्ड कर देते हैं। अब फोल्ड कर लेते हैं तो एरिया ऑक्यूपाई वो कम करती है, मगर अगर हम उसको खोलें तो एरिया ऑक्यूपाई वो ज्यादा करेगी। इसी तरह इसको भी इसी तरह रखा हुआ है कि जिसको ना फोल्ड करके रखा हुआ है कि ये एरिया ऑक्यूपाई कम करे, मगर असल में तो इसका एरिया ऑक्यूपाइड अगर हम इसको खोलें तो वो तो ज्यादा है। इससे फायदा क्या होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज आते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ग्लूकोज को C6H12O6 कहते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी कि O2 मिलते हैं टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बेसिकली एनर्जी रिलीज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प ली जाती है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वो एनर्जी जो डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि it has double membrane, the outer one is a smooth membrane, while the inner one has many foldings in it, which increases surface area to volume ratio। अभी के लिए आप इसको याद रखें कि इंक्रीज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सिर्फ यही है कि जी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं और एब्जॉर्ब होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसको इस बात से याद रखेंगे फोल्डिंग्स हैं, और जब हम इसको खोल देते हैं तो इससे आप याद रखेंगे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया ऑक्यूपाइड इंक्रीज हो जाता है, तो जो सब्सटेंस रिलीज है वो भी ज्यादा होता है। सो इट कैन एब्जॉर्ब एंड रिलीज मोर सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। क्या एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, तो फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस नोन एज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन या आप इसको एरोबिक रिस्पायरेशन बेसिकली लिख लें। फिर ब्रेक डाउन द ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है, जिसमें जिसके बाद रिलीज एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज तोड़ा जाता है, एनर्जी रिलीज। वो एनर्जी फिर किन किन चीज़ों के लिए काम होती है? वो एक तो हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए काम होती है, फिर इसके अलावा हमें ये सलाहियत देती है कि हम काम कर सकें। इसके अलावा हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी ऑर्गन्स को काम करने देती है, जैसे हार्ट को बीट करने के लिए एनर्जी देती है। अब ना यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी एनर्जी ना कभी प्रोड्यूस नहीं होती। अब हमने लिखा ना कि जी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो कभी भी आपने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना कि जी कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि अगर सपोज आपका 5 मार्क्स का सवाल है ना, तो उसमें से वो अगर आपने ये लिखा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जी मैं बात कर रहा था कि जी एनर्जी कभी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके बेशक यूट्यूब पे जाके आप लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो इसमें आ रहा है। तो आप देख लो बायो जो है उसमें आपको मैथ्स भी नजर आएगा, उसमें आपको केमिस्ट्री भी नजर आएगी, उसमें आपको फिजिक्स भी नजर आएगी। तो बायो इज सम ऑफ एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो बायो को स्पेसिफिकली अगर आपने पढ़ना है ना, तो पूरे होशो हवास में बैठ के पढ़ना है, क्योंकि इसमें हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रही होती है। जिस तरह यहाँ पे जी कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, अगर आपने एनर्जी प्रोड्यूस लिखा तो अगर आपके 5 मार्क्स हैं तो वो आपके पूरे 5 मार्क्स को कंसिडर ही नहीं करेगा, कहेगा जी इसको पूरा सवाल ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि कैंडिडेट को ये पता ही नहीं है कि जी एनर्जी प्रोड्यूस
कैंडिडेट कह रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो ये जी माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी के साथ साथ हमारा खत्म हुआ। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में कॉमन है, वो है जी राइबोसोम। अब राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम काफी सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि आप इसको बैक्टीरियल सेल में भी देखेंगे। इसके अलावा आप इसको एनिमल सेल और प्लांट सेल में तो देखेंगे ही देखेंगे। तो एनिमल सेल में भी आपको नजर आएगा, फिर ये प्लांट सेल में भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा ये फंजाई में भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा ये प्रोटोक्टस में भी आपको नजर आएगा। तो काफी चीजें जिसमें आपको ये राइबोसोम जो है वो नजर आए। अब राइबोसोम है क्या चीज? राइबोसोम एक ग्रेन लाइक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल में पहले भी बता चुका हूँ कि ऑर्गेनेल सेल के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कि सेल में क्या क्या है, उसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। ये तकरीबन सेल का आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, इससे कोई छोटा ऑर्गेनेल नहीं है। कुछ राइबोसोम्स यानी कि ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जो है एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अगली चीज, विच इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये बेसिकली राइबोसोम्स कुछ अटैच्ड होते हैं। तो कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जो है इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें जी कि इसका फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन बनाते हैं अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के उसमें कि न्यूक्लियस जो है ऑर्डर्स देता है, न्यूक्लियस कोई काम खुद नहीं करता है। न्यूक्लियस सपोज कोई ऑर्डर देता है कि राइबोसोम को जी आपने प्रोटीन बनाने, प्रोटीन यानी कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस कहते हैं मेकिंग ऑफ प्रोटीन को। तो न्यूक्लियस बेसिकली ऑर्डर करते हैं और फिर राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। अब ये बिल्कुल आखिरी चीज है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज की वीडियो की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसके हम वर्ड एनाटॉमी पे देखेंगे जी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना कैसे, तो रफ ये इसलिए क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। तो ये ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये डॉट बेसिकली ग्रेन्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। रफ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड है। एंडोप्लाज्मिक क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और रेटिकुलम कहते हैं ट्विस्टेड स्ट्रक्चर को। तो रफ क्योंकि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम क्योंकि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। तो हर चीज के पीछे ना एक साइंस है, कि लिए नेमिंग के लिए भी, कि इसमें नेम डालने के लिए भी, इसके क्योंकि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये रफ इसलिए क्योंकि राइबोसोम अटैच है, तो इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया गया। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, ये उनको मॉडिफाई सिर्फ सिंपली कर देता है, यानी कि जो उसने प्रोटीन बनाया उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अच्छा प्रोटीन बना देता है। ऑर्गेनेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल के स्ट्रक्चर को ही कहते हैं कि जैसे सेल मेम्ब्रेन इज एन ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल, राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म इज एन ऑर्गेनेल ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेल ऑफ सेल। तो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। और एवरी ऑर्गेनेल हैज एन यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ सेल, यानी कि हर ऑर्गेनेल के पास डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन ने कंट्रोल करना है कि जी कि किस चीज ने एंटर होना है, किस चीज ने बाहर जाना है। इसके अलावा न्यूक्लियस ने इंस्ट्रक्शंस देनी है, राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना है, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी देनी है ताकि पूरी बॉडी वर्क कर सके, पूरा सेल वर्क कर सके। तो ये था जी बेसिकली आज की वीडियो। और वो 6 चीजें हैं टोटल जो तकरीबन प्लांट सेल में 6 ऑर्गेनेल्स विच आर कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट में सबसे पहले है जी ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल में भी नजर आएगा, एनिमल सेल में भी नजर आएगा। फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको प्लांट सेल में भी नजर आएगा, एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी तरह आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको प्लांट सेल में और एनिमल सेल में मिलेगा। तो ये 6 चीजें हैं टोटल जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चीजें सिर्फ प्लांट सेल में मिलती हैं और कौन सी चीजें एनिमल सेल में नहीं होती। तो वो अगली वीडियो है, इसके बाद आप अगली वीडियो देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बस सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियोस जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।